तो बहरहाल वो जुड़ गए, मैं उन्हें लेकर के आऊँगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल ये सवाल जेन्युइन है और सवाल तो होना ही चाहिए। जिस तरह के बहुत-बहुत इस्तकबाल है फ़दील अहमद साहब का। फ़दील अहमद साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। फ़दील साहब नेशनल और इंटरनेशनल उस पर बड़ी जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, उस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और जियोपॉलिटिक्स पर जिस तरह की बात करते हैं, वो सॉरी बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ उसके पहलू होते हैं और ये एडवांस जाके सोचते हैं। हालाँकि बड़े सवाल आ गए। शेख करीम साहब है, उन्होंने भी सवाल कर लिया है कि आखिर ओआईसी कहाँ है, मुस्लिम मुल्क कहाँ है और क्यों इस तरह से हमले हो रहे हैं? क्यों बार-बार टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है? तो मैं फ़दील अहमद साहब का इस्तकबाल करता हूँ और फ़दील साहब से ही थोड़ा आगे की चर्चा करूँगा। फ़दील साहब, बहुत-बहुत इस्तकबाल है। क्या लग रहा है, जिस तरह से जंग बढ़ती दिखाई दे रही है, आपको क्या लग रहा है वाक़ई ये जंग बढ़ रही है? और अमेरिका ने तो बहुत ज़्यादा बड़े हमले किए हैं, 50-55 लोग मारे गए हैं यमन के और यमन ने भी बहुत तगड़ा जवाब दिया है। क्या कहेंगे फ़दील साहब? हमला अमेरिका ने किया है, हूती ने भी उसका जबरदस्त जवाब दिया है हमारे साथ और उसका कैप्टन साहब भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ जो ग्रुप कैप्टन जनाब उत्तम कुमार देवनाथ जी जुड़ गए, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और कैप्टन साहब हमारे ज़ाहिर है कि वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट और जियो पर तो आप मास्टर हैं। जिस तरह से एक-एक बातें वो बताते हैं वो अल्टीमेट है। तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और फ़दील साहब चूँकि आप स्टार्ट कर रहे हैं या मैं अपडेट अगर कैप्टन साहब से ले लूँ, अगर आप इजाज़त दें? ले लीजिए। बस जी चूँकि कैप्टन साहब आ गए हैं तो मैं वो कैप्टन साहब बहुत-बहुत इस्तकबाल है। कैसे ज़रा कुछ अपने तौर पे अपडेट थोड़ा-सा दे दें, उसके बाद मैं गुफ्तगू शुरू करूँ। जी हाँ, अपडेट ज़ाहिर बात है पिछले 48 घंटे से 24 घंटे से एक ही खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने यूएस फोर्सेस को हुक्म दिया है कि हुती पर हमला करें। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी गलती कर दी हुजूर ने। अ, अब तक जो माहौल चल रहा था उसके हिसाब से हिज़्बुल्लाह ने बड़ी होशियारी दिखाई, बहुत समझबूझ दिखाई और सीज़ फायर चल रहा था हिज़्बुल्लाह के साथ। अब तक जैसा ज़मीनी हालात थे, हमास के जो मिलिट्री विंग है या हमास का पॉलिटिकल विंग है, वो भी बहुत ईमानदारी के साथ कतार में बात कर रहा था और पीस डील की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जो प्रथम चरण है उससे सेकंड चरण में कैसे जाए। लेकिन दुनिया जरा हैरान रह गई, परेशान रह गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फौजों को हुक्म दिया कि हूती पर हमला करो। क्योंकि इससे जो बातचीत का माहौल है वो बिगड़ गया है। यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो निहायत हैरान है, परेशान है। कुछ यूरोपियन देश नाराज भी हैं कि हूती के ऊपर अमेरिका ने ऐसे नाजुक दौर पर क्यों किया। देखिए क्योंकि मैं लेट जॉइन कर रहा हूं तो बातचीत जाहिर बात है थोड़ा एडवांस गई होगी तो मैं थोड़ा एडवांस में ही चला जाता हूं। अ, हूती ने मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से अपने जज्बे पर कंट्रोल रखते हुए मैच्योरिटी दिखाते हुए हूती ने पिछले काफी समय से कोई हमला नहीं किया था और दुनिया भर में जितने डिप्लोमेट्स हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, सब सोच रहे थे कि अब हमास, हिजबुल्लाह और हूती हथियारों के बदले कतार में जो बातचीत हो रही है उससे एक समाधान ढूंढेंगे। ईरान भी, हम सब सोच रहे थे, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी सोच रहे थे कि ईरान भी कतार में जो बातचीत हो रही है उसमें थोड़ा बातचीत से ही गजा को जो दुख है उसको कम किया जाए। बातचीत के द्वारा गजा पर किस तरह से मरहम लगाया जाए, ईरान भी राजी हो रहा था। लेकिन हूती पर हमले करने के बाद जरा मामला गड़बड़ा गया है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप इस गलती को जल्दी से समझ जाएंगे और तुरंत हूती पर जो हमले हैं उसे बंद कर देंगे, जब तक कि सीजफायर टॉक कतार में प्रथम चरण से द्वितीय चरण तक फाइनलाइज ना हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, आपने एक पूरी जमीन तैयार कर दी और एक सही तस्वीर सामने आ गई है। और हम इसी सिलसिले पर बात कर रहे थे और हमने दावत दी थी फदील अहमद साहब को कि फदील साहब, जो हम सब समझ रहे थे, हालांकि आप बार बार ये कह रहे थे कि जंग अभी नहीं रुकी है, जंग जो है वो ये सीज फायर नहीं हुआ है, आप बार बार ये बात कर रहे थे। और चूंकि जिस तरह से रिएक्शन हो रहा था, जिस तरह की बातें सामने आ रही थी, जाहिर है कि उसे हवा में तो हम लोग नहीं मान सकते। और आप देखिए, मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं यहाँ पे कि कितना बड़ा प्रोटेस्ट आज जो है वो यमन में हुआ है, बहुत बड़ा, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। तो ये देखा आपने कि यहाँ पे लाखों लाख लोग सड़कों पर उतर आए, इन्हें इसकी परवाह नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो इस पे अटैक हो जाए, हमला हो जाए, क्या हो जाए, कोई परवाह नहीं। और आज हूती ने भी जवाब दिया है और हूती ने तो साफ साफ कह दिया है कि हम रेड सी को ब्लॉक कर देंगे और कोई आ जा नहीं सकेगा। ये अमेरिका को चैलेंज कर दिया फदील साहब, अमेरिका को चैलेंज कर दिया है। और लोग कह रहे हैं कि उसकी वजह यह है कि ईरान उसके साथ है और 3,50,000 उसके साथ मिसाइल, ड्रोन, इस तरह के बड़े हमले हैं। ये तमाम अखबारात लिख रहे हैं, एजेंसियां लिख रहे हैं। और उनकी जो मिलिट्री है वो भी बहुत है। और ये भी कहा कि अमेरिका के पास ऐसी फौज नहीं है जो जमीन पर जाकर के लड़ाई लड़े, वो एयर स्ट्राइक तो कर सकते हैं। ऐसे में क्या कहेंगे फदील साहब? देखिए मुमताज भाई, 2-3 दिन पहले भी मैंने ये बात आपको कही थी कि इन्फेंट्री नहीं है उनके पास, मजबूत इन्फेंट्री नहीं है और अमेरिका उतना दूर से बैठ करके लड़ाई को नहीं लड़ सकता है। ये एक टेस्ट किया उन्होंने। हम लोग भारत के लोग हैं ना, हम लोग जरा दूसरे तरीके से चीजों को सोचते हैं। यहाँ जब आदमी मरता है ना तो उसकी तेरही की जाती है, जब तक तेरही नहीं होती है तब तक आत्मा भटकती रहती है। तो इजराइल का जो युद्ध हुआ, हम उसको कई बार आपको बोले कि आप ये मत कहिए कि सीज फायर, अब सीज फायर होगा, अब जंग नहीं होगी। जंग हो सकती है क्योंकि अभी तेरही नहीं हुई है, अभी तेरही अब शुरू हुई है। तेरही के बाद फिर शांति हो जाएगी। वो तेरही के बाद आदमी की आत्मा जो है चली जाती है अनंत लोक में और फिर वो शांत हो जाती है। तो मैंने बार बार कहते थे कि अभी तेरही शुरू हो गई है। अब अमेरिका ने, देखिए, हमला के बाद एकदम शांत मोड में चला गया है, साइलेंट मोड में है। कोई रिएक्शन नहीं, कोई जवाब नहीं, किसी तरह का कोई बात नहीं। केवल एक मीडिया, बीबीसी ने एक रिपोर्टिंग में एग्रेशन मतलब बातें कही, जबकि दूसरी कोई भी सोशल मीडिया हो या कहीं हो, यहां तक कि वो अपना जो फाइटर जेट था, एयरक्राफ्ट कैरियर जिस पे बम मारा हूती ने, वो वहां जगह से शिफ्ट कर दिया और उस पर जितने भी एयरक्राफ्ट थे सबको अमेरिका बुला लिया या कहीं आसपास बुला लिया होगा, वो खाली हो गया। वो जहाज जो है डूब गया कि नहीं डूबा, अभी उस पर भी किसी ने बयान नहीं दिया, जबकि हूती ने उसका वीडियो जारी करके बताया है कि पूरा डूब ही जाएगा 1-2 दिन के अंदर। बहुत 18 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, फिर क्रूज मिसाइल, फिर पानी के ड्रोन और दूसरे ड्रोनों से एक साथ हमला बोला है। तो एक नुकसान तो बहुत बड़ा हो गया, 30 आदमी यमन से मारे गए। और अमेरिका इस वक्त हमला करके फंस गया है। वो अब इधर जाए कि उधर जाए, उसको ये मालूम, ये समझ रहे थे कि अफगानिस्तान में हम किसी छोटे से उससे लड़ रहे और वहां उन्होंने उसको समझ नहीं पाए ये क्या हो रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि इजराइल के ट्रैप में अमेरिका फंस गया। नेतन्याहू ने ट्रंप को ट्रैप कर लिया, ये कान भर दिया कि तुम्हारा जहाज जो है हूती मार रहा है, जबकि हूती ने कहा कि हम जो राहत सामग्री नहीं जा रही है उसके रिएक्शन में हमने कुछ लाल सागर पे कार्रवाई की थी। लेकिन उसको नेतन्याहू ने ट्रंप के कान में ये भर दिया कि आपके जहाज को, आप दुनिया के नंबर 1 हो और आपके जहाज को हूती नहीं जाने दे रहा। इस उसमें बिना सोचे समझे ट्रंप ने इस तरह की कार्रवाई की है और पूरी तरह से इजराइल ने फंसा दिया अमेरिका को। अब अमेरिका युद्ध करे तो क्या अंजाम होगा और नहीं करे तो क्या अंजाम होगा, आप सोच सकते हैं।
तो हूती तो क्या करेगा, वो तो मरता क्या ना करता वाली बात है। वो तो अपनी मौत अपने हाथ में लेके चलते हैं, उनको तो कोई परवाह ही नहीं इस बात की। लेकिन एक अमेरिकन अगर मर गया ना, पूरी अमेरिका के ट्रम्प को जवाब नहीं देना पड़ेगा, जवाब देते नहीं बनेगा, ये हालत है। और हूती कई लाख भी मर जाएंगे तो मरने के लिए तैयार है बैठे हैं। वो इस पार या उस पार, इस बार अरब जगत अब फिलिस्तीन की आजादी नहीं, पूरे अरब की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की बात आ रही है कि ये जो गुलाम बादशाह है देश में, ये जो अरब जगत के गुलाम बादशाह हैं, इनकी गुलामी की जंजीरों को कैसे तोड़ेगी, वो जनता तोड़ेगी, आम नागरिक तोड़ेगा। आम नागरिक इन बादशाहों को, जो गुलाम बने हुए हैं अमेरिका के, जिनके पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, जिनके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई हैं, इन सबको जनता तोड़ने को तैयार है। अवाम बेहद गुस्से में है और पूरा अरब जगह सड़कों पे होगा, नहीं तो इनके घरों में स्विमिंग पूल में नहा रहा होगा। और बसीजी पूरी तरह से काम पे लग गया है। और जो लोग भी जाके अरब के बेस से और यूएई के बेस से हमले हुए हैं हूती के ऊपर, और अरब के बॉर्डर पे हुए हैं, बहुत दूर से नहीं हुए हैं। तो जितने भी यूएई और अरब के आसपास जितने भी अमेरिकन बेस है, उन सबको हटना पड़ेगा। ये जो माहौल बन रहा है ना, ये बहुत अच्छा माहौल है। एक बार जब कोई चीज सफाई करो तो थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन कुछ दिन के लिए फिर आराम हो जाता है। तो ये जो काम कर दिया ना अमेरिका ने, हमला करके हूती के ऊपर, बेगुनाहों को मारा है। 30 लोग जो मरे हैं वो बेगुनाह है, और युद्ध भी नहीं है, कोई रिएक्शन का मतलब ही नहीं है, कोई बात ही 51 नहीं लोग हो थी। गए, 51 लोग इतने हो हम गए, 51। अब वो देखिए, संख्या पे मत जाइए, संख्या तो कोई भी नहीं मैं जिसको बता जो रहा हूँ ताकि लोगों को और ये रहे कि 51, 53 मतलब बढ़ ही नहीं, रही है संख्या पे मुसलसल। मत जाइए, संख्या जिसको जो सूट करती है वो बताता है। अब कुंभ मेला में कोई कहता है कि 3 मरे, कोई कहता है 3000 मरे, कोई कहता है 30,000 मरे। तो वो संख्या पे मत जाइए, संख्या जो है वो अपने हिसाब से बनाई जाती है। और इसमें हम हूती को भी नहीं कह सकते कि उन्होंने जो संख्या बताई वो सही है कि नहीं है, ना तो अमेरिका ना ईरान। अब संख्या क्या है, जो मर गया मर गया, वो तो आएगा नहीं वापस, संख्या चाहे कुछ भी हो। तो वो संख्या पर हम नहीं जा रहे, लेकिन अमेरिका ने बहुत बड़ा जो है ये कांटा उनके पैर में चुभ गया है। अब इस कांटे को निकालना उनको बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। जी मुमताज भाई। नहीं, वो वही बात जो कैप्टन साहब ने कही है तकरीबन वही बात फदील अहमद साहब कह रहे हैं। कैप्टन साहब, जो तादाद अभी मैं देख रहा था कि उनके पास जिस तरह के असलहे हैं हूती के पास, बहुत बड़ी बात है अगर कहा जाए। और ये एक बड़ी तादाद, मतलब उनके पास जिस तरह के असलहे बताए गए हैं हूतियों के पास, कैसे आप देखते हैं 3.5 लाख से ज्यादा असलहे हैं उनके पास। तो मतलब इसको इसको कैसे आप देखेंगे कैप्टन साहब, के क्या लग रहा है कि और फिर उनको हराना, उनको मतलब बड़ा मुश्किल, ये तजिया निगार कह रहे हैं जो एक्सपर्ट है कि अमेरिका मुश्किल में पड़ सकता है। कैप्टन साहब, डॉक्टर रिजवी, हुआ ये कि जब हूती ने यमन की आर्मी को हरा दिया तो यमन की आर्मी तो भाग गई वहां से सना छोड़कर, और जो अपने हथियारों के छावनियां थी या हथियारों के डिपो थे उनको छोड़कर यमन की आर्मी भाग गई। शायद ज्यादातर सुन्नी थे। हूती ने जब कब्जा कर लिया तो जाहिर बात है हूती ज्यादातर शियाई थे, ईरान की मदद से लड़ रहे थे। तो पूरी की पूरी जितना भी गोला बारूद असला यमन का आर्मी में था वो पूरा का पूरा हूती के कब्जे में आ गया। तो जब हम कह रहे हैं कि हूती के पास लाखों हथियार हैं, इसमें कुछ हद तक सच्चाई है। क्योंकि रेगुलर आर्मी जो थी यमन की, जो कि वेस्टर्न पावर्स ने हथियार दिए थे, सऊदी ने हथियार दिए थे, ये सब हूती के हाथ में आ गए। तो और दूसरी चीज जो हुई है कि पिछले 10 साल या 15 साल में जब से हूती यमन पर कब्जा किए हैं, ईरान से लगातार मदद आई है। अब ईरान से जो मदद आई है 2 तरह की आई है, एक तो हथियार और दूसरा लंबी दूरी तक फायर करने वाले रॉकेट और मिसाइल। तो हूती के पास रॉकेट और मिसाइल जो हैं इनके बारे में खास तौर से चिंता है वेस्टर्न पावर्स को। अब इन रॉकेट्स एंड मिसाइल्स को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऐसे रॉकेट्स और मिसाइल्स या ड्रोन
जो कि जब हुती फायर करते हैं तो वो लाल सागर में पहुंच जाते हैं। अम, जो अदन का बंदरगाह है वहां से जब लॉन्च करते हैं तो थोड़ा जिबूती तक, कोस्टल लाइन तक पहुंच रहे हैं। तो इनकी रेंज जाहिर बात है 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, शायद 300 किलोमीटर तक है। इन्हीं रॉकेट्स और मिसाइल से वो शिप्स को लाल सागर में या अदन की खाड़ी में हमला कर रहे हैं। जो भी हुती ने बार-बार कहा है, उन्होंने कहा है, ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि जो भी शिप, शुरुआती दिनों की बात है, उन्होंने कहा जो भी इज़राइल में रजिस्टर्ड होगा, इज़राइल की तरफ जा रहा होगा, इज़राइल से आ रहा होगा, जो जहाज मालिक इज़राइली है या उसके ऊपर उसकी रजिस्ट्री, जहाज की रजिस्ट्री जो है वो इज़राइल की है, वो उसको हमला करेंगे। बाद में इस लिस्ट में शामिल हो गए वेस्टर्न पावर, यानी अमेरिका के शिप्स भी जो अम, गल्फ ऑफ एडन में या लाल सागर की तरफ जा रहे हैं, हुतीज ने उस पर भी हमले करने शुरू कर दिए। दूसरी तरह की जो मिसाइल है उनसे ज्यादा चिंता है। अभी जब अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रम्प ने गलती से हुतीज पर हमला कर दिया, सवाल उठ रहा है कि हुतीज के पास ऐसे मिसाइल्स, रॉकेट्स हैं जो कि 2000 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर उनकी रेंज है और वो यमन से जब फायर करते हैं तो वो उड़ते उड़ते इजराइल तक पहुंच सकते हैं। तो पूरी दुनिया के जितने मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं, हम सब सांस रोक के ये उम्मीद कर रहे हैं कि हुती अपने इन लॉन्ग रेंज रॉकेट्स और मिसाइल्स को, जो कि 1800 किलोमीटर तक जा सकते हैं, उनको इजराइल के ऊपर फायर नहीं करेगा, क्योंकि फिर तो जो अभी पीस टॉक्स चल रही हैं वो पूरी ही गड़बड़ा जाएंगी। जी, डॉक्टर रिजवी। जी, बिल्कुल कैप्टन साहब, आप सही कह रहे हैं और मुझे नहीं लग रहा है कि इनको पीस से या कुछ कोई दिलचस्पी है, क्योंकि इनकी दिलचस्पी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि कैसे हम मिडल ईस्ट पर कब्ज़ा करें। और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है कैप्टन साहब, इनको जो डर हो गया है, वो रूस, चाइना, ईरान और सऊदी अरब तक और पूरा ये खित्ता और ब्रिक्स सबसे बड़ा, जो बोल नहीं रहे, लेकिन इनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इधर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो जाए और हम जो है कमजोर हो जाए, क्योंकि यूरोप भी देखिए बहुत देर तक, अगर इधर न्यू ऑर्डर वर्ल्ड ऑर्डर बना तो अमेरिका और उधर पूरा नेटो और यूरोप उसमें फाड़ हो जाएगी। और मुझे नहीं लग रहा है कि उसके बाद अमेरिका भी बहुत मजबूती के साथ खड़ा रह पाएगा, क्योंकि अमेरिका में जो टैक्स से जिससे अमेरिका चल रहा है, वो महज जो है वो जो टैक्स है, और टैक्स यही है सिक्योरिटी टैक्स। तो और बिजनेस टैक्स कि हम आपको हर जगह बाजार दे रहे हैं, ये कहना। फिर सबसे बड़ी चीज मुझे लग रहा है फदील साहब कि अमेरिका को इस बात का भी डर है कि गुड्स में तो हम बहुत पीछे रह गए, क्योंकि हर जगह चाइना हावी हो गया। अगर असलहे में भी हम पीछे रह गए और चीन जिस तरह से सप्लाई करना शुरू कर दिया, सऊदी भी खरीद रहा है, उधर रूस, इधर ईरान ने भी नए ड्रोन कम पैसे में बिल्कुल सस्ते। अब भाई कोई बाहर से क्यों लाएगा, कोई भाई हिंदुस्तान को मान लीजिए, अगर उसे अच्छे ड्रोन ईरान से मिलेंगे, जो उसका तकरीबन पड़ोसी है, तो अमेरिका से क्यों लेगा, वो क्यों लेगा और क्यों लेना चाहिए। अमेरिका के दबाव में पेट्रोल लेना बंद किया तो कितना भारी नुकसान हुआ भारत को, भले ही उसको बताया ना जाए, उसको सामने न लाया जाए, लेकिन नुकसान हुआ। हमारे मुआहदे टूट गए, जो बिजनेस में हमारा, फिर से हम उसी पे आए चाहे बाहर पे। तो मैं फजील साहब आपसे सिर्फ जो है, क्योंकि ये डर किस बात का है, क्योंकि ये जो हो रहा है ये ताकत या हिम्मत वाली बात नहीं है, ये डर है, किसी बात का खौफ है, किसी बात का। उनको किस बात का आपको लग रहा है कि डर है फजील साहब, क्या कहते हैं जियोपॉलिटिक्स? हथियार है। अब कोई चीज ऐसी नहीं बची जो दुनिया में नहीं जानता। कौन है जो सारे हथियार सब बना ले रहा है? ईरान ने मोपेड, जो हम लोग की आती थी ना मोपेड, याद है आपको? पैडल वाली मोपेड होती थी, उसके इंजन से ड्रोन बनाया है। वो इंजन चाइना ने दिया और उसको रीट्यून करके, और जो उन्होंने कामाकाजी ड्रोन बनाया है ना, उसी इंजन से बना लिया।
उसकी कुल लागत जो है पूरे ड्रोन की लागत 25 लाख रुपया इंडियन करेंसी से है। इतना सस्ता ड्रोन है, उतना में तो वो उड़ान भी नहीं भरता अमेरिका का ड्रोन। तो अमेरिका कभी जब होता था तब होता था। टर्की और चाइना के बाद आने के बाद हथियारों की मंडी मिडिल ईस्ट में शिफ्ट हो गई है। अब कौन खरीद रहा अमेरिका से हथियार? और आतंकवाद क्यों फैला दुनिया के अंदर? अमेरिका ने, जब से अमेरिका के हथियार आए, अमेरिका ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। हर 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 कंट्री में प्रमोट कर रहे हैं अमेरिका आतंकवाद को अपने हथियार बेचने के लिए। पहले वायरस भेजते हैं, फिर एंटीवायरस बेचते हैं। दोनों एक ही कंपनी काम करती है। मान लीजिए कुछ आतंकवाद का काम करा दिया तो कंट्री को उनसे बचने के लिए महंगे हथियार खरीदते हैं। यही काम अमेरिका करता है। लेकिन किसी की भी मुमताज भी हमेशा चलती नहीं है। हर चीज का अंत है। अगर सूरज निकला है तो डूबेगा भी। अमेरिका भी अब डूबने के कगार पहुंच गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और आपको क्या लगता है, हुती ने 1 महीना में अपना डिफेंस सिस्टम बना लिया? एयर डिफेंस सिस्टम जो उसने दिखाया दुनिया को, वो क्या 2 महीने में बना लिया? किसी ने दिया है उसको। हुती को किसी ने दिया है कि ये तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम है। इसी तरह से बड़ी बड़ी मिसाइलें आज जो अमेरिका के दुश्मन हैं, और यूक्रेन युद्ध के बाद जेलेंस्की के साथ जिस तरह का बर्ताव ट्रंप ने किया, उससे नाराज होके यूरोपीय यूनियन के बहुत बड़े बड़े कंट्री आज हुतीज के ऊपर, हमास के ऊपर, मिडिल ईस्ट के तमाम लोगों के ऊपर जो अमेरिका और इजराइल को चैलेंज कर रहे हैं, उनके ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है। उन्हें हथियार दे रहे हैं। अब वो मदद जो आती थी पहले अब अमेरिका 2% किस बात का, जीडीपी का 2% मांग रहा है। जितने यूरोपियन यूनियन की कंट्री हैं उनसे कहता है कि आप अपनी जीडीपी का 2% हमको दो अपनी सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, किसके पास हथियार नहीं है, किसके पास सेना नहीं है, वो क्यों देगा दूसरे को? सबके पास, अब चाहे ब्राजील हो, फ्रांस हो, सबके पास अपनी सेना है, अपना अपना मिलिट्री रिसोर्स है। तो वो अपने मिलिट्री रिसोर्स पे खर्च करेगा, वो अमेरिका को क्यों देगा? तो 2% का जो दबाव बना रहे, और ये आपस में काफी इन लोगों में नाराजगी चल रही है। जिस तरह से जेलेंस्की के साथ हुआ, कल फ्रांस के साथ भी हो सकता है, ब्राजील के साथ भी हो सकता है, इटली के साथ भी हो सकता है, जर्मनी के साथ भी हो सकता है। तो लोग दूध का जला मक्खा मट्ठा फूक के पीते हैं। अब ये सारा जो है अमेरिका का खेल, तो अब यही लोग खत्म करने वाले हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर याद है आपको कि यही लोग दुश्मन थे ना एक दूसरे के। तीसरा कौन था उस वक्त? तो वो दोबारा रिपीट हो रहा है। और गुस्सा तो सबको आता है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका है तो वो लोग अमेरिका के नाम से डरते हैं। अब वो गया जमाना। अब दुनिया जो है अमेरिका को ही खत्म करने में लगी है। उनके अपने दोस्त लोग लगे हैं कि अमेरिका को अब खत्म ही कर दिया जाए। आपको हुती के पास इतने एडवांस हथियार जो है क्या हुती ने अपनी फैक्ट्री बनाए हैं? उन लोगों की मदद है जो अमेरिका से चिढ़ रहे या नफरत कर रहे या उनसे सामने आकर के नहीं कर रहे, तो इस तरह से मदद कर रहे। सामने अगर अमेरिका के कोई नहीं आ सकता। अच्छा, हथियार का भी अलग सिस्टम है। जितने गोले बारूद मिसाइलें, इनकी भी एक उम्र होती है ना। रखे रखे खराब हो जाएगा तो क्या फायदा उसको रखने से? उसको चला ही दो कम से कम। जैसे कैप्टन साहब कहते हैं ना कि नाश्ता करने हम लोग जाते हैं, ब्रेड खाते हैं, 4 बम मार के चले आते हैं, 400 फिलिस्तीनी मर जाते हैं। ऐसे ही सब सोचते हैं। आखिर ईरान इतने साल से हथियार जखीरा बना के रखा है, किस दिन काम आएगा? हूती किस दिन काम आएगा? और अमेरिका भी जो सामान, मान लीजिए जहाज भी अगर रखे रखे खराब हो जाएगा, उसको उड़ाया ना जाए, उसका मोबिल ही खराब हो जाएगा रखे रखे, तो पार्ट्स खराब हो जाएंगे। तो जब तक कि हथियार का इस्तेमाल नहीं है, तो वही पैसा तो मानवता के ऊपर लगाए ये लोग, तो बहुत कुछ हो सकता है। पूरी दुनिया में गरीबी दूर हो सकती है। सारे लोग मिल करके अगर इतना बुद्धि आ जाए, तो जो पैसा ये हथियार पे खर्च कर रहे हैं वो पैसा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे खर्च करें, मानवता पे खर्च करें। बढ़िया अस्पताल बना दे, स्कूल बना दे, लोगों को अच्छी जिंदगी जीने के लिए वो पैसा खर्च करें, तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ये तो विनाश का हथियार बना रहे हैं, दुनिया को खत्म करने पर लगे हैं। गलत वैक्सीन बना दिए, कितना लोगों को कोरोना में मार दिए ये लोग तो। अच्छा, इनके परिवार में जब कोई समस्या आती है तब ये बहुत तड़पते हैं। जब इनका बेटा या इनकी बेटी या इनके परिवार के लोग जब मरते हैं, तब ये बहुत तड़पते हैं। इसी तरह इनको समझ में आना चाहिए कि दुनिया में हर इंसान इतना ही कीमती है। बेवजह इजराइल ने अपने पिज्जा बर्गर सेना वालों को, नए बच्चों को, जो अनट्रेन्ड बच्चे थे, उनको गजा में लेकर मरवा दिया। उनका क्या बिगड़ा? उनके परिवार से जाके पूछिए कि उनके पर क्या बीत रही है। पार्लियामेंट के अंदर घुस गए वो लोग, नेतन्याहू को भाषण नहीं करने दिए। तो ट्रंप ने ये जो अपना दिखाया है ना डबल स्टैंडर्ड, ये एक मुनाफिक शब्द है। हमारे यहाँ इस्लाम में कहा जाता है कि मुनाफिक है ये।
मतलब मुसलमान भी कई तरह के होते हैं। तो मुनाफिक कहा गया। मुनाफिक कौन होता है? जो मुंह पे कुछ और बात करता है और हटने के बाद कुछ और करता है, उसे मुनाफिक कहते हैं कैप्टन साहब। तो जो मुनाफिकत इसने किया है ना, ट्रंप ने ये मुनाफिकत की है कि एक तरफ तो पीस की बात कर रहे, शांति की बात कर रहे, और रात के अंधेरे में आप धीरे से हमला कर दिए। तो ये चीजें जो है पश्चिमी देश दुनिया को सिखा दिया। पहले मुसलमान ये सब काम नहीं करते थे। सच बोलना, ये तो इस्लाम ने सबसे बड़ी बात कही है कि आप सच बोलिए और धोखे वाली बात मत कीजिए। लेकिन अब धोखेबाजों के साथ तो धोखा ही करना पड़ता है ना, जब जैसा तब तैसा करना पड़ता है। अब ये पश्चिमी देशों से ना मिडिल ईस्ट के अंदर भी शिफ्ट हो गया ये चीज। अब टर्की देखिए क्या कर रहा है। ईरान ही एक ऐसा कंट्री है जो छाती ठोक के कहता है वो कर देता है, हूती कर देता है। आप टर्की देख लीजिए, सीधा वेस्टर्न कंट्री की तरह इनकी डिप्लोमेसी चलती है। अरब को देख लीजिए, पूरी वेस्टर्न कंट्री की तरह इनकी डिप्लोमेसी चलती है। तो जो लोग भी अल्लाह के नजर में अगर मुनाफिक हैं तो उन्हें मुनाफिक होने की सजा मिलेगी। अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है कि आप भले दुनिया में क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप ईमान की बात करो तो फिर ईमान पे रहो। मदद अल्लाह की आती है। बीच समुंदर में भी लोग बच जाते हैं, बहुत से लोग डूब जाते हैं, बहुत से लोग बच जाते हैं। तो ये कभी भी अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। आप बीच दरिया में आपकी नाव डूब रही है, आपको सिर्फ अल्लाह याद आएगा और अल्लाह बचाता भी है। जिसको बचाना होता है उसको बचा लेता है। तो ये जो मुनाफिकत की बात ट्रंप ने की है, या मुनाफिकत जो लोग कर रहे हैं, ये पश्चिमी देश से अरब जगत में और टर्की में और कई देशों में इस तरह की बातें अब शुरू हो गई हैं कि ये लोग भी कर रहे हैं। लेकिन लड़ाई जब एक पक्ष जब लड़ता है तो दूसरे पक्ष को हथियार के साथ साथ स्ट्रेटेजी पॉलिटिक्स में भी सोचना मजबूर हो जाता है सोचने के लिए। तो ये बात जो है, जिस तरह से हूती कल से लगातार अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, लेकिन अमेरिका के उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। हर घंटे वो प्रेस कर रहे हैं, हर घंटे वो भाषण दे रहे हैं। आज इतनी बड़ी सभा कर दी, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसका कुछ ना कुछ तो मतलब निकलता है ना जी। जी मुमताज भाई। आप सही कह रहे हैं, और यही सिचुएशन है। और बिल्कुल फदील साहब, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, डिबेट इधर भी चल रही है। तमाम जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो हूती पर हमला किया है उस पर सारी दुनिया की मीडिया वो हंस रही है, ट्रंप का मजाक उड़ा रही है कि जब बाइडेन हूती से थक गए थे तो ट्रंप हमला करके वापस अमेरिका भाग जाएंगे। यानी इन्होंने फिर हमला क्यों किया जब जो बाइडेन भी तो हमले कर रहे थे, लेकिन जो बाइडेन तो फिर अब इनको नया क्या मिलेगा, क्या समझ के ये हमले कर रहे हैं। जैसे खुद कैप्टन साहब ने कहा कि बहुत बड़ी गलती कर दी। जाहिर है कि उन्हें कम से कम कॉपी तो पढ़नी चाहिए थी और उसके बाद अटैक करना चाहिए। तो हूती जो है अगर इतना कमजोर होता तो 15 महीने तक क्या पूरी यूरोपीय ताकत नहीं लग गई। मैं कैप्टन साहब जानना चाहता हूं, चूंकि आप मिलिट्री मैन हैं और वॉर एक्सपर्ट हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा उस पर भी बात कर लूं। ये जो पूरा इनका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यहाँ पे मैं आप ही को स्क्रीन पर ले लूं ताकि वो जो बीच में आंख बन गई है तो वो आंख जो है तो ऐसे भी हो सकता है कि हम लोग ऐसे भी आ सकते हैं मार्केट में, दोनों थोड़ा सा अभी जब वो आ जाएंगे तो उन्हें ले लेंगे। तो कैप्टन साहब मैं जो बात कर रहा था कि यहाँ पे देखिए यूएनएसए की रिपोर्ट की माने तो हूती विद्रोहियों के पास अत्याधुनिक हथियारों की बड़ी संख्या है। इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइलें, ड्रोन, पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली और थर्मल साइट्स मौजूद है। उनकी कुल संख्या करीब 3,50,000 बताई जा रही। इतनी नहीं, हूती के विद्रोही सुसाइडर बॉम्बर का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिन अमेरिका के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इनके पीछे बताया कि ईरान है। ईरान इनको किस तरीके से, फिर हिजबुल्लाह जो है वो मदद करता है, ट्रेनिंग देता है। ये तमाम चीजें हैं। तो मैं कैप्टन साहब ये कि जो इतनी बड़ी असलह ताकत, आप थोड़ा सा अगर हमें बताएं कि अमेरिका देखिए नो डाउट की बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो बाइडेन जो है उन्होंने बड़ी कोशिशें की लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। अब इन्होंने शुरू किया है, मतलब क्या सोच के शुरू किया है। और हूती की स्ट्रेटेजी, पूरी जो वॉर स्ट्रेटेजी है, मतलब वो डरने वाले नहीं। उन्होंने कहा कि वो शायद भूल गए हैं
कि हमारे पास क्या है, मैं रोक दूंगा रेड सी, और फिर उन्होंने कोई तेल का कुआं अभी याद नहीं आ रहा है, वो बताया जो जगह है कि उसका क्या होगा, मतलब दुनिया में हाहाकार मच जाएगी। तो फिर अभी हम लोगों ने जिक्र नहीं किया जो इंटरनेट की सप्लाई लाइन है, इससे पहले उन्होंने कहा था वो हमारे यहाँ से गुजर के जा रही है, हम वो सप्लाई लाइन काट देंगे। अब इंटरनेट की सप्लाई लाइन जो लोग ये समझते हैं कि वायरलेस, तो एक बार किसी ने हमें बताया था और फिर हमने जाकर के डिटेल में पढ़ी थी कि वायरलेस जैसा हम समझ रहे हैं ऐसा कोई वायरलेस नहीं है। 75% वायर का यूज होता है और सारे केबल्स जो है अमेरिका से और यूरोप से उसे पानी के अंदर से आते हैं और उसके बाद यहाँ लगाए जाते हैं, फिर वो जा करके वायर, ऐसा नहीं कि अमेरिका से वायरलेस और यहाँ पे हम सब यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो कैप्टन साहब, ये जो इनकी ताकत है इसको कैसे आप एक मिलिट्री की उससे अगर थोड़ा से हमें बताएं, क्योंकि ये कहा कि तजिया निगारों ने कि अमेरिका ने ये बड़ी गलती कर दी है। डॉक्टर रिजवी, जहां तक हूती की बात है, देखिए अमेरिका कहता है कि आतंकवादी ग्रुप है, लेकिन क्योंकि इनके पास सारे हथियार कब्जे में इनके आ गए थे फ्रॉम यमन की आर्मी के, और उसके बाद से ईरान ने भी इनको एक से एक बेहतरीन जमीन से जमीन पर मार करने वाले रॉकेट्स मिसाइल दे दिए, तो इनकी ताकत है, अच्छी ताकत है। इन हूती के पास जो हथियार हैं वो हमास से ज्यादा हैवी वेपन्स हैं। हूती के पास जो हथियार हैं वो हिजबुल्लाह से भी ज्यादा भारी हथियार और ज्यादा लॉन्ग रेंज वाले हथियार हैं। और हूती की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि वो लाल सागर के मुहाने पर हैं, गल्फ ऑफ एडन से ही अरब सागर से हिंद महासागर से जितना ट्रेड जाता है वो गल्फ ऑफ एडन से ही लाल सागर के अंदर जाता है। तो देखिए, ये लड़ाई शुरू हुई थी उसके पहले, मैं अक्टूबर 2023 के पहले की बात कर रहा हूँ। हर साल करीबन 1 लाख पानी के जहाज लाल सागर से गुजरते थे। यानी अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो संख्या 1 लाख से घटकर करीबन 10,000 रह गई है। लॉयड्स ऑफ लंदन है, वो दुनिया भर में काफी सारी शिपिंग एजेंसीज हैं जो कि शिपिंग का इंश्योरेंस करती हैं। लॉयड्स ऑफ लंदन जो है वो सबसे ज्यादा उनका इसमें हिस्सा है। उनके जो शिपिंग के लिए जो इंश्योरेंस चार्जेस हैं, जाहिर बात है वो इंश्योरेंस करते हैं तो एक फीस लेते हैं। वो पिछले 17 महीने की लड़ाई में करीबन 3 गुना उनकी इंश्योरेंस के दर बढ़ गए हैं। तो हूती जो है काफी तरह की परेशानियां खड़ी कर सकते हैं लाल सागर में। अभी हम इंटरनेट कनेक्शन की बात कर रहे थे। होता यह है कि दुनिया भर में समुद्र के नीचे समुद्र की गहराइयों में हजारों किलोमीटर लंबे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए गए हैं, जिनके मार्फत सिग्नल जो हैं वो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल का फायदा ये है कि हैवी ड्यूटी है, यानी बहुत ज्यादा ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस डेटा जो है आप भेज सकते हैं। सैटेलाइट से भी भेज सकते हैं, लेकिन सैटेलाइट की वॉल्यूम, यानी सैटेलाइट में अगर आप लाखों भेज सकते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल से आप करोड़ों भेज सकते हैं मैसेजेस। तो हूती को क्या है कि वहां पे जो समुद्र की गहराई है गल्फ ऑफ एडन के पास, जिबूती के बीच में और यमन के बीच में जो समुद्र की गहराई है वो ज्यादा नहीं है। कहीं पर उसकी गहराई 50 फुट है, कहीं पर 100 फुट है, कहीं पे मात्र 200 फुट है। तो जो भी उसको सैबोटेज करना चाहे वो आसानी से, बस उसको एक बड़े से धाऊ में बैठना है और पानी में अपनी जो जंजीर है वो डाल दे और उस तार को खींच ले, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है उसको खींच ले। बहुत ही आसान है, इसके लिए मतलब कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। तो हूती इन इंटरनेशनल ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को बहुत आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। तो उनकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो जरा इम्पोर्टेंट है।
जाहिर बात है कि जब अमेरिका या इजराइल को चाहिए क्या, उनको ये चाहिए कि गजा में जीत हासिल हो जाए। तो अमेरिका या इजराइल अगर चाहता है कि गजा में जीत हासिल हो जाए, तो अगला कदम क्या है? ऐसा कुछ अमेरिका को और इजराइल को करना चाहिए कि हिजबुल्लाह हमास की मदद के लिए ना आए। अमेरिका और इजराइल को ऐसा कुछ करना है कि हुती हमास के मदद में ना आए। हुती पिछले 2-3 महीने से शांत बैठा हुआ था, कोई हमला नहीं कर रहा था, हिजबुल्लाह भी। तो अब जब हुती को छेड़ दिया गया है, हुती ज़ाहिर बात है गुस्सा है। हुती में भी जो कमांडर्स हैं, एक दबाव आएगा कि अमेरिका पर, अमेरिकन जो शिप्स हैं उन पर और ज़्यादा बमबारी करें। आज रात को शायद जो हुती के लोग हैं, वो शायद बातचीत के द्वारा गिव एंड टेक हो रही है कि अमेरिका और बमबारी नहीं करेगा, बदले में कुछ समय के लिए, यानी जब तक कतार में शांति पीस टॉक्स चल रही हैं तब तक हुती भी किसी अमेरिकन शिप पर हमला नहीं करेगा। तो गिव एंड टेक की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट एक ही पॉइंट है, मुद्दा सभी स्टेक होल्डर्स के लिए, कि कतार में जो बातचीत चल रही है वो शांतिपूर्ण माहौल में हो। हमास भी इस मूड में आ सके कि वो इजराइल की कुछ बातें सुन ले। इजराइल की जो नेगोशिएटिंग टीम है वो भी अपने को उस मानसिक स्थिति में ला सके कि हमास की कुछ शर्तों को मान ले। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आसपास छोटे-छोटे वो परेशानियां ना, दिवाली में होता है ना छोटे वाले क्रैकर, लड़ी नहीं फटनी चाहिए। अमेरिका भी बमबारी, आज बात चल रही है, आज रात को फाइनलाइज हो जाएगा कि जब तक कतार में सेकेंड फेज सीजफायर के बारे में फाइनल कुछ नहीं आता, तब तक अमेरिका बमबारी नहीं करेगा। हुती भी तब तक अमेरिका की शिप्स पर हमला नहीं करेगा। लेकिन हुती ने कह दिया कि इजराइल की शिप्स पर वो फायर करता रहेगा। फर्क समझना पड़ेगा। हुती आज रात की बातचीत में सिर्फ इतना मान रहा है कि अगले 10-15 दिन के लिए वो अमेरिका की जो शिप्स हैं लाल सागर पे, उन पर हमला नहीं करेगा। लेकिन हुती ने कहा कि इजराइल वाले जो शिप हैं, जो इजराइल की तरफ जा रहे हैं, इजराइल में रजिस्टर्ड हैं, इजराइल का झंडा है, मालिकाना हक इजराइल का है, पैसे इजराइल के, उन पर वो हुती ने कह दिया वो उन पर हमला करता रहेगा। जी, डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल तो कैप्टन साहब ने एक तफसील के साथ बयान किया। नूर साहब ने लिखा है कि अमेरिका के लिए हुतियों से लड़ना बहुत मुश्किल। तबरेज़ भाई, अमेरिका जंग जारी रखता है तो पूरे यूरोप का बिजनेस खतरे में पड़ जाएगा, जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह। अब इस तरह की तमाम बातें हो रही हैं, हम लोग भी गौर कर रहे हैं। फदील साहब, क्या लग रहा है आपको कि बस आखिरी कमेंट के तौर पे, उसके बाद मैं कैप्टन साहब से एंडिंग कमेंट लूंगा, कि क्या ईरान पे हमले की तैयारी है? क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि अगला निशाना, या ये इससे पहले भी यही कहा गया कि ईरान निशाना है, ईरान निशाना है। क्या लग रहा है? क्योंकि ट्रम्प ने कहा कि अगर एक भी गोली चलती है तो इसके लिए अब जिम्मेदार हम ईरान को मानेंगे। ये क्या बात हुई? देखिए मुमताज भाई, ये तो पहले भी बात हो रही थी, और अभी जो हमला किया है हूती के ऊपर, इस हमले का तो कोई माहौल ही नहीं था दुनिया के अंदर। बेवजह का हमला कर दिया, और ये आ गए ट्रैप में। इजराइल के नेतन्याहू ने अमेरिका को ट्रैप में लिया और गलत सूचना दे करके, उकसावे की बात करके, और ये हमला कराया है। अमेरिका को अच्छे से पता है, हमले के बाद आज दूसरा दिन है, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं, कोई जवाब नहीं, किसी तरह का कुछ भी नहीं। कल को क्या होगा, अब अमेरिका की इस हरकत के बाद अब कह पाना बड़ा मुश्किल है कि अमेरिका क्या चाहता है। अब कभी-कभी इंसान खुद पर दूसरों को बर्बाद करने के चक्कर में खुद भी बर्बाद हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि एक आंख फोड़ दो तो हमारी हम उसकी दोनों आंख फूट जाएगी। तो लोग दोनों आंख फोड़ने के चक्कर में अपनी भी एक आंख फोड़ लेते हैं। ये जो राष्ट्राध्यक्ष का भी अपना गुरूर होता है ना, जो बड़े लीडर्स होते हैं, आम आदमी के अंदर जब इतना गुरूर होता है तो बड़े लीडर्स भी तो इतनी पावरफुल होते हैं, तो उनके भी अपनी ईगो होते हैं। वो ईगो का सेटिस्फेक्शन निकलता है आम गरीब आदमी पर। बम तो आम आदमी पर पड़ता है, लेकिन इनका अपना ईगो है कि साहब हम कैसे, हम तो अमेरिका हैं, हमारे जहाज को कैसे रोक दिया।
जबकि अमेरिका के जहाज को रोका भी नहीं था हूती ने। ये तो इजराइल ने कान भर दिया ट्रंप का, और लगातार भरते भरते आज वो रिएक्शन देख लिया। अब एक बात कहा जा सकता है मुमताज भाई कि जिस तरह से हमले के बाद अमेरिका एकदम साइलेंट है, किसी तरह का कोई बयान नहीं, कोई दूसरा हमला नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं। हूती लगातार हमला कर रहा है और वो अपना डिफेंस कर रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा है। तो ये हमको नहीं लग रहा है कि अब आगे कुछ होगा। लेकिन आज के दौर में यमन पर जो हमला किया है उसके बाद ये कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अगर विनाशकाल विपरीत बुद्धि जब अमेरिका को ने तय कर लिया कि हमको तो अब बर्बादे होना है, सामने वाले को भी बर्बाद कर देंगे, तो अब जब एक बर्बाद होने पर तैयार होता है तो दूसरा भी अपने आप बर्बाद होता है। भाई मेरा घर जलेगा तो मेरे पड़ोसी का भी जल जाएगा, तो लोग पड़ोसी घर जलाने के चक्कर में अपना घर जला लेते हैं कि हमारा घर भले जल जाए लेकिन पड़ोसी का भी जल जाए। तो ये जो मानसिकता है ना, ये बिल्कुल मतलब रिवर्स नेगेटिव मानसिकता है। अमेरिका ने जो हरकत की है इससे अब अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है कि जंग होगी कि नहीं होगी या क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। और इस बात के लिए तो पूरा ईरान, अरब, हूती सब तैयार हैं। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है इस वक्त कि अमेरिका अब हमला नहीं करेगा। कर भी सकता है, न भी कर सकता है, दोनों बात है जी। बस कैप्टन साहब से आखिरी कमेंट, बड़े सारे आ रहे हैं मामले। यहाँ पे ये भी आया कि गाजावासियों को सीरिया में बसाए जाने के लिए यूएस ने मध्यस्थों के माध्यम से नई सरकार से बात की है, वैसी खबर आई है। हालांकि उन्होंने इससे इनकार कर दिया है अधिकारियों ने कि ऐसी कोई बात नहीं है, और ये खबर जो है सीबीएस न्यूज द्वारा दी गई थी। तो एक तरफ तो ये बात हो रही है, दूसरी तरफ जलालुद्दीन सैयद साहब ने लिखा है जो इस्लामी मुल्क अमेरिका इजराइल की गुलामी में है, वो ये ना समझे कि इजराइल अमेरिका तुम्हें बख्श देगा, तो ये बड़ी भूल है। जब तक हमास, लेबनान, यमन, ईरान सुरक्षित है तब तक अरब खाड़ी सुरक्षित है, वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। ये इन्होंने जलालुद्दीन सैयद साहब ने लिखा है। तो इस तरह की बातें बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन आखिर में मैं यही चाहूंगा, एक और हमारे साथ जुड़ गए प्रोफेसर माफिकुल इस्लाम साहब जुड़ गए, एक्स बीएसएफ हैं। उन्होंने लिखा है इट्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स टू गेट कंट्रोल ओवर अदर कंट्रीज टू अर्न प्रॉपर्टी एंड पोजीशन। ये इन्होंने कहा कि वहां पे जो कुछ ये सिचुएशन है, और मुझे लग रहा है कि बहुत सही इनका ये अपनी सोच है, और इस पे हम लोगों ने शायद कैप्टन साहब बात भी हम लोगों ने की थी। लेकिन आखिर में चूंकि सवाल तो बहुत है, लेकिन आखिर में मैं सिर्फ ये कि क्या अमेरिका ईरान पे हमला कर सकता है कैप्टन साहब? और इसके अलावा तमाम साथी जो है बहुत, कैप्टन साहब और फजील साहब के लिए लाइक कर दीजिए। 113 लोग हैं, जबकि देखने वाले तो बहुत हैं, 300 से ज्यादा लोग। तो कम से कम 200 तो लाइक हो ही जाए भाई, कर दीजिए लाइक जी कैप्टन साहब। डॉक्टर रिजवी, 1 मिनट में जवाब दूंगा। पिछले 18 महीने की दौरान बहुत सारे मौके ऐसे आए थे कि लगा कि शायद ना सिर्फ इजराइल वरन शायद अमेरिका भी ईरान पर हमला कर देगा, लेकिन नहीं हुआ। ईरान ने 2 या 3 हमले किए, लेकिन अमेरिका ने नहीं किया। और आज की तारीख में माहौल जो है उससे ज्यादा ठंडा ही है, तो अमेरिका फिलहाल ईरान पर हमला नहीं करेगा जी। बहुत साफ साफ, और जाहिर है इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि माजी जो है या पूर्व इसीलिए देखा जाता है, इतिहास इसीलिए थोड़ा सा उससे फ्यूचर के बारे में पता चलता है। अगर थोड़ा से आदमी पहले कैप्टन साहब जब वो चलती थी लॉटरी, तो उसमें जो लॉटरी खुल जाया करती थी तो उसके लोग नंबर मिलाते थे कि अभी ये नंबर खुला, ये नंबर खुला, ये, और इसके बाद अब ये नंबर आएगा आपकी। तो इस तरह से वो और आ भी जाता था। ऐसे ऐसे कैलकुलेटर लोग कैलकुलेशन करते थे कि वो लॉटरी, फजील साहब को नींद आ रही लग रहा है, दवा आज खा ली है। तो बस मैं खत्म करूंगा, कल इस पे बात करूंगा। बहुत सारे सवाल, बड़े अच्छे अच्छे लोग आए। बिल्कुल सही कहा फजील भाई, बहुत बड़ा बयान। ये सिर्फ फिलिस्तीन की आजादी नहीं बल्कि पूरे अरबों की गुलामी की लड़ाई है। और सबसे बड़ी बात यह कि यमन में जिस तरह लाखों लाख लोग निकले,
ये सपोर्ट हूती के लिए ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। ईरान में इसी तरीके से लोग निकलते हैं, जॉर्डन में और तमाम, और मुझे लग रहा है कि अरबों में भी कई कमेंट ऐसे आए हैं जो मैंने उन्हें पढ़ा नहीं है, जिसमें एक तो उनका इंतखाब आलम है, वो बाहर ही रहते हैं, मैं जगह नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ये अरबों के बारे में कि ये तो मतलब कोई इनका ईमान है ही नहीं, ये कुछ सोचते ही नहीं है अपने अलावा। तो तानाशाही इस तरीके से, लेकिन हम उन लोगों को सलूट करते हैं जो लोग कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम जो है वो कुर्बानी पेश करता है हक के लिए, कभी अपने आप को नहीं बचाता। जो लोग रहे हैं वो हमेशा जो सही है उसके लिए लड़ता है और उस पे अपनी जान देता है। बहरहाल कल फिर मुलाकात होगी। मैं इजाज़त चाहता हूँ कैप्टन साहब, आपका माफ़ी चाहता हूँ, 7 मिनट ज़्यादा हो गए, लेकिन और फदील साहब से भी बहुत-बहुत शुक्रिया, तमाम साथियों का, फदील साहब का, आपका, और तमाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। शम्स तबरेज़ साहब, आप, मोहम्मद अहमद साहब भी जुड़े हुए हैं। यहाँ यमन, हमास, ईरान सलामत है तो अमेरिका तो क्या दुनिया की कोई ताकत फिलिस्तीन आज़ादी नहीं रोक पाएंगे इंशाअल्लाह। महमूद अहमद वो ये लिख रहे हैं, तो सोमालिया, सीरिया और यमन पर हमला करके अपने बयान से पलटी मार लिए। तो तमाम तरह बहुत सारे कमेंट आपके, कमेंट ब्रेकिंग, यहाँ पे यूएस वार प्लेन ने अल हबासी आयरन फैक्ट्री जो कि अल सलीफ जिले में है, उस पर बम्बार्डमेंट किया है। ये ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर यहाँ पे जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने दिया है। सुल्तान साहब ने लिखा है कि अमेरिका का अगला निशाने ईरान के जंगी तैयारे और खास कमांडर को निशाना हो सकता है। मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कहीं से कहीं तक होगा। यहाँ पे देखिए कतर में बातचीत का अब सिर्फ एक चाल है, कोई बातचीत नहीं, सबको लोग समझ गए हैं कि ये सब ढोंग है। जंग बड़े मुहाने की तैयारी अमेरिका के लिए है। इसके अलावा जयदीप सिंह अमेरिका के सर्विलांस वार प्लान पर्शियन गल्फ में ईरान के बसरा स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास चक्कर लगा रहे हैं। देखिए ईरान भी तैयार है, और बुंदेला साहब आप ये समझ लीजिए कि ईरान भी जवाब देगा जो भी है, और ईरान तो लड़ ही रहा है 40-45 साल से, और जो लोग लड़ते हैं, पहली बार जो लड़ेगा हो सकता है उसे डर हो, क्योंकि पता नहीं कितना नुकसान हो। जो लोग लड़ते हैं, मरने के लिए तैयार हैं, उनके साथ कोई मसला नहीं है। तो चलिए बहरहाल बुंदेला साहब, आपका, राजा सिंह राजपूत जी बहुत-बहुत शुक्रिया। आज आप रोज आप रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारे सब सारे साथी जो है वो प्रोग्राम को देखने में इतने मऊ हो जाते हैं कि वो लाइक करना भूल जाते हैं। तो कभी-कभी हम याद भी दिला देते हैं कि लाइक कर लीजिए। तो बहुत सारे लोगों ने वैसे कर दिया है। बहुत-बहुत शुक्रिया। शब खैर, गुड नाइट।